ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का हो रहा है वक्त। एबीपी रिपोर्ट की करेंगे शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। झांसी के कोतवाली इलाके में भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक यहां पर लगी हुई थी कि बुझाने की कोशिशें की गई और गोदाम की दीवार तक ही आग पहुंच गई थी। यहां तक पहुंचने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश होती तो दूसरी तरफ पानी का रुख होता, फिर से ये आग भड़क उठती। ये आग एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, झांसी की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के झांसी में भयंकर आग लगी। एक तरफ जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग बुझाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ आग भड़क उठती है। यानी कि इस आग को बुझाना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो चला था। लेकिन राहत की बात कि गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। झांसी के ये कोतवाली इलाके की तस्वीरें आपके सामने। प्लास्टिक का गोदाम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो आग है वो चंद मिनटों में तेजी के साथ फैली और पूरे गोदाम को इसने अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों के बाद पूरा जो सामान है जलकर खाक हो गया। 2 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि आग किस वजह से लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। क्या वजह रही इस भीषण आग की, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जैसे ही आग लगी, आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते राजधानी दिल्ली की, जहां के एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना शाहदरा के एमएस पार्क इलाके की है। पुलिस के अनुसार शादी समारोह के दौरान कुछ लोगों का उसके साथ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से ये घटना हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि 3-4 लोगों ने पकड़कर नाबालिग को गोली मार दी। नाबालिग के पिता ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे को 3 से 4 लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसको गोली मार दी। शादी समारोह में खाना खाने के लिए युवक गया हुआ था। दिल्ली में नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी से पूछताछ का दौर चल रहा है। नाबालिग के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग के परिजनों का ऐसा कहना है कि बेटे को 3 से 4 लोगों ने पकड़कर गोली मार दी। एक और बड़ी खबर श्रीलंका से आपको बता दें, जहां पर दितवा तूफान ने भारी तबाही मचा रखी है। दितवा से श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपको बता दें अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, 176 लोग लापता हैं। तूफान दितवा से 15,000 से ज्यादा घर अब तक तबाह हो चुके हैं। 78,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। राहत और बचाव के काम में श्रीलंकाई सेना लगातार जुटी हुई है। घर, मकान, दुकान सब कुछ पानी में समाते हुए, नष्ट होते हुए, बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 78,000 लोग अब तक राहत शिविरों में भेजे गए हैं। 15,000 से अधिक ऐसे घर हैं जो कि तबाह हो चुके हैं दितवा तूफान की वजह से। दितवा तूफान की जो मार है वो इस वक्त श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि लगातार जो पानी है वो कई इलाकों में इस वक्त भरा हुआ है, जो कि नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं श्रीलंका में देखिए, भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तूफान प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार किया जा रहा है। ऐसे में 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। भारत लगातार श्रीलंका का साथ दे रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में भारत ने श्रीलंका में राहत सामग्री भी भेजी है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी मांग की है। भारत ने श्रीलंका को और मदद का भरोसा भी दिया है। तो राहत सामग्री यहां पर भारत की तरफ से श्रीलंका में भेजी गई है। साथ ही 2 चेतक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। एक बड़ा अपडेट आपके सामने। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा दितवा तूफान। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश लगातार जारी रही है और ऐसे में और भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई एयरपोर्ट से आने वाली जो 35 से ज्यादा उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। 36 घरेलू, 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज इन तटीय इलाकों से तूफान दितवा टकराएगा।
देखिए बिल्कुल तमिलनाडु कोस्टल इलाके जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट रखा गया है, साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि भारी से भारी बारिश जो है वो इन सभी इलाकों में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि 28 डिजास्टर रिस्पांस टीम्स बनाई गई है, साथ ही 6000 कैंप्स बनाए गए। अगर हम साइक्लोन बिस्वा की बात करें, अब तक श्रीलंका की अगर बात करें 200 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। अगर हम सदर्न कोस्ट की बात करें तो रामेश्वरम में इस वक्त हालात बहुत खराब है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात जो है वो रामेश्वरम में भी देखे जा रहे हैं। पूरे रामनाथपुरम की अगर हम बात करें, इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट में अब तक 54 फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी है। रेलवेज ने भी जो है अपना वॉर रूम एक्टिवेट कर दिया है। यानी पूरी तरह से एहतियातन जो भी कदम थे वो अथॉरिटीज लगातार बढ़ा रही है। और रेड अलर्ट की अगर बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कडलूर, नागपट्टनम, साथ ही विल्लुपुरम, चेंगलपेटू, ये तमाम इलाके जो है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरे से कहा गया है कि वे समंदर के भीतर जो है वो ना जाए क्योंकि किसी भी वक्त आज सुबह जो है ये तूफान टकरा सकता है। साउथ आंध्र प्रदेश भी इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर बताया जा रहा है। जी क्या समय इसका सामने आया है पिंकी कि किस समय सबसे ज्यादा तेज हवाएं चल सकती हैं, ये तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा? कोई समय अभी इसकी जानकारी? देखिए फिलहाल जो है इसे इस डीप प्रिपरेशन को जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर बताया जा रहा है, जिसकी गति जो है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेगी। साथ ही जो आईएमडी का कहना है कि करीब दोपहर से लेकर शाम तक जो है इसका लैंडफॉल हो सकता है। खासतौर पर अगर हम कडलूर, पुडुचेरी या चेन्नई के तट की बात करें तो यहीं पर जो है ये लैंडफॉल हो सकता है और धीरे धीरे जो है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। और यही कारण है कि दक्षिण तटीय इलाके जो है आंध्र प्रदेश के, साथ ही तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाके जो है वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त दक्षिणी हिस्सों में भी जो है बाढ़ के हालात लगातार देखे जा रहे हैं, जहाँ पर तमाम टीम जो है वो इस वक्त लोगों को रेस्क्यू कर रही है। जी ठीक पिंकी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यानी कि दोपहर से लेकर शाम के बीच का जो समय है वो बेहद क्रिटिकल होने वाला है क्योंकि ये वही समय हो सकता है जब दितवा तूफान तटीय इलाकों से भारत के टकराएगा, जिसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाके आते हैं। यहां पर एहतियातन तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो देखिए श्रीलंका में दितवा से तबाही की तस्वीरें आपने देखी। यहां पर कई लोगों की मौत की जानकारी है, कई लापता हैं, 15,000 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं। तो वहीं 78 से 80,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है श्रीलंका के लिए और यहां पर मोर्चा संभाला है। 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से श्रीलंका में राहत सामग्री भी लोगों के लिए भेजी जा रही है। आज भारत के लिए ये समय बेहद क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि आज आंध्र प्रदेश के तट से ये तूफान टकराएगा। तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है और तमिलनाडु में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम ट्रेन की बात करें तो इसके भी समय में बदलाव किया जा रहा है। कुछ ट्रेन को रद्द भी कर दिया गया है। यात्रियों को दिक्कतें हो सकती हैं। यात्री अपने घर से तभी बाहर निकले जब वो पूरी जानकारी अपनी फ्लाइट के बारे में या फिर अपनी ट्रेन के बारे में ले ले। तो देखिए अब तक की जो तबाही श्रीलंका में देखने को मिली है दितवा की वजह से, आपको बता देते हैं अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, 176 लोग लापता हैं, 15,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं और 78,000 लोगों को अब तक राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है और श्रीलंकाई सेना इस वक्त जमीन पर उतरी हुई है। श्रीलंका में जो राहत का कार्य है उसमें लगातार जुटी हुई है। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई जा रही है और ऐसे में श्रीलंका ने कहा है कि इंटरनेशनल मदद की बेहद जरूरत होगी। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, राहत सामग्री हो, सब कुछ भारत की तरफ से श्रीलंका में भेजा जा रहा है और फ्यूचर में भी मदद की जाएगी श्रीलंका की, ये भारत ने भरोसा भी दिया है। मौसम विभाग ने क्या बड़ी चेतावनियां दी हैं आपको बता दें। कच्चे घरों की छतें यहां पर उड़ सकती हैं। भारत में अगर हम बात करें तो आज दोपहर से शाम के बीच लैंडफॉल हो सकता है दितवा तूफान का। पेड़ों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंच सकता है। खासतौर से समुद्र में जाने से सीधे सीधे मना किया गया है। आपको समुद्र के या फिर तटीय इलाकों के करीब नहीं जाना है, ये अपील की जा रही है। तटीय इलाकों में कोस्टल फ्लडिंग का क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर बताया जा रहा है और साथ ही जो लोग छोटे या फिर कच्चे मकानों में रहते हैं
उनके लिए ये मुसीबत बन सकता है। तो ऐसे में एहतियातन आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं, यही जो अपील है वो मौसम विभाग भी लगातार कर रहा है। तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो तटीय इलाके हैं यहां पर ज्यादा एहतियातन जो कदम है, अलर्ट है, ये देखने को मिल रहा है। आज भारत में दित्वा की एंट्री होने वाली है। देखिए, श्रीलंका में दित्वा तूफान के बाद आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। श्रीलंका में नदियां उफान पर हैं, कई जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 153 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के असर को कम करने के लिए डैम के गेट खोले गए, लेकिन श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के कहर से बच नहीं पाए। सबसे ज्यादा तबाही कैंडी, बदुल्ला और अम्पारा में मची है। घर, बाजार, दफ्तर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लाखों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। श्रीलंका पर कुदरत की इस आफत के बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ और घर की छत पर चढ़ गए, जिनका सेना के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू किया। मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। घर में फंसे हुए इस परिवार के लिए बाढ़ से गुजर रहे लोगों ने खाने का सामान पहुंचाया। कई इलाकों में कमजोर पड़ी जमीन की वजह से घर ढह रहे हैं। श्रीलंका के कैंडी में जगह जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। मुश्किल की घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी कोलंबो पहुंच गए। और आइए अब आपको समझा देते हैं कि कैसे आज दित्वा तूफान भारत में एंट्री करने वाला है। एक मैप के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। ये आप देख रहे हैं श्रीलंका है, और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जहां पर काफी ज्यादा स्थिति खराब भी देखने को मिली है, और कई जो एरियाज हैं वो श्रीलंका के इस वक्त तबाही में डूबे हुए नजर आए हैं। लेकिन अब ये जो तूफान है वो सीधे सीधे लैंडफॉल करने जा रहा है। ये चेन्नई आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर आज उसका लैंडफॉल होगा। दोपहर से शाम के बीच की जो स्थितियां हैं बेहद क्रिटिकल बनी हुई है, और तेज हवाओं का दौर यहाँ पर जारी रह सकता है। आईएमडी की माने तो अपील भी जारी की गई है कि इस एरिया में जितने भी छोटे जो मकान हैं, कच्चे मकान हैं, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। ऊंची लहरें उठ सकती है। पूरा ये जो समुद्र का इलाका है यहां पर जाने से मना किया गया है। कोस्टल फ्लडिंग का खतरा क्योंकि बढ़ जाता है। कोस्टल फ्लडिंग यानी कि अगर तेज लहरें उठती है तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं तट से जुड़ा हुआ बीच का जो एरिया है ये पूरा समुद्र में घिर सकता है, लहरों में घिर सकता है। तो ऐसे में एहतियातन तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। लोगों से भी अपील की जा रही कि एहतियातन कदम उठाएं, अलर्ट रहें। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों में भगवान राम के विषय पर प्रतियोगिताएं होंगी। सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योग आसनों का भी अभ्यास किया जाएगा। विशेष प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन होगा। भगवान राम के भजन आरती से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बच्चों को राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं राजनीतिक रूप से, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर भजनलाल शर्मा सरकार ने लिया है। सूर्य नमस्कार, योग आसनों का भी यहां पर अभ्यास किया जाएगा। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इस आदेश को लेकर वो आपके सामने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री की तरफ से भी तमाम जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है। सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, एक बड़ा निर्देश, एक बड़ा आदेश और एक बड़ा फैसला राजस्थान में सरकार ने लिया है। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आएंगी, लेकिन इस फैसले के तहत क्या कुछ है खास? लेकिन इस तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर उनके विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो बाबरी विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर होती है उसे सभी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर स्कूलों में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देर रात ये आदेश जारी हुआ है। अभी इस मामले में खुलकर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,
लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके का ये आदेश है उसे लेकर विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं इस आदेश को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये आदेश भी एक बार सवालों के घेरे में है। अक्सर वो इस तरीके के बेबाक फैसले लिए जाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में जो विपक्ष है और जो समाज है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया जताता है। ठीक, मोहम्मद मोइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। मुंबई से एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां के अंधेरी ईस्ट में एक बेकाबू पिकअप ने पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें देखिए। पेट्रोल पंप कर्मी जब तक कुछ समझता, पिकअप ने उसको ठोकर मारा। पिकअप ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर ऐसे घुसा मानो वो किसी सरपट दौड़ते हाईवे पर गाड़ी चला रहा। पेट्रोल पंप कर्मी को अंदेशा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ ऐसा कांड होने वाला है। जैसे ही पिकअप ड्राइवर ने टक्कर मारी, पेट्रोल पंप कर्मी उछलकर मशीन से जा टकराया। ध्यान दीजिए, जहां हादसा हुआ वहीं बगल में 3 से 4 और लोग खड़े थे, यानी हादसा और भी ज्यादा भयानक और डरावना हो सकता था। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक झटके में बाइक बिखर गई। बाइकर फिसला और उसका चेहरा दूसरी बाइक और बाइकर से टकरा गया। हैरान करने वाली बात तो बाइक के फिसलने की है कि आखिर बाइक फिसली क्यों, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। गनीमत रही कि जिस बाइक से बाइकर टकराया उसका बाइकर समय रहते बाइक से अलग हो गया और बच गया। लोग फौरन मौके पर पहुंचे। नीचे गिरने वाले बाइकर की हालत देखकर लोगों ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि बाइक से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद शफी बताया गया। इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार को काबू में रखिए, क्योंकि अगले पल कौन सा मंजर होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। बड़ी खबर आपको बता दें, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले आज बैठकों का दौर चलेगा। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। दोनों सदनों में कार्यवाही को लेकर चर्चा की जाएगी। सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी। कौन कौन से बिल होंगे उसको लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और शाम 5 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उसके पहले आज बैठकों का दौर चलेगा। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है और दोनों सदनों में कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। सत्र में जो विधेयक लाए जाएंगे उस पर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी की बैठक होगी। 5 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। और इस बीच आपको बता दें कि संसद सत्र पर कांग्रेस की भी आज अहम बैठक होने वाली है। शीतकालीन सत्र में रणनीति को लेकर बैठक ये होगी। सोनिया गांधी के आवास पर यह जरूरी बैठक होने जा रही है। आज कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक होगी। एसआईआर समेत अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति बनेगी। कैसे सरकार को घेरना है, कौन से मुद्दे होंगे, उन सब पर बातचीत आज बैठक में होगी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि एक बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर संगम विहार इलाके में भीषण आग लगी। 4 मंजिला मकान में यह आग लगी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में जो आग है वो एक जूते की दुकान की वजह से लगी और ये सीधे ऊपर तक 4 मंजिल तक पहुंच गई और पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, तो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लोग यहां वहां भागते हुए नजर आए अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इस बीच आग का जो तांडव है वो देखने को मिला। आग लगातार फैलती चली गई।
हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और आग किस वजह से लगी है इसकी जांच की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में ये जानकारी मिल रही है कि नीचे जूते की एक दुकान थी जहां पर यह आग भड़की और उसके बाद पूरी इमारत को इसने अपनी चपेट में ले लिया। कल शाम को ये घटना घटी और उसके बाद से लगातार इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में यह भीषण आग लगी और आग इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो चला था। लोग यहां वहां भागते हुए नजर आ रहे थे। 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने की शुरुआत मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद जूते की दुकान से हुई। कुछ ही देर में आग की लपटें चौथी मंजिल तक फैल गईं और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की जानकारी शाम 6:24 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। काफी मशक्कत के बाद 4 मंजिला मकान में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। और आइए एक और अहम जानकारी आपको दे दें। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही समापन होगा इस सम्मेलन का। कल पीएम ने पुलिस प्रमुखों से भी बातचीत की। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। सम्मेलन में गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। तो आज इसका आखिरी और तीसरा दिन है। आज सम्मेलन का समापन हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन होगा। तो 60वें डीजीपी आईजी सम्मेलन में पुलिस प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने बात की और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का ये एक बेहतरीन मंच है। कुछ तस्वीरें भी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट शेयर किया। और वहीं देखिए, देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ की मौत की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा तोहफा भी दिया है बीएलओस को। चुनाव आयोग ने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारियों के मेहनताना में बढ़ोतरी कर दी है। अब बीएलओ का जो मेहनताना होगा वो 2 गुना हो जाएगा। बीएलओ सुपरवाइजर के मेहनताने में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। सुपरवाइजर्स की जो सैलरी होगी 50% तक बढ़ जाएगी। जो मेहनताना होगा वो 50% बढ़ा दिया गया है सुपरवाइजर्स का। और साथ ही आपको बता दें, इसके पहले बीएलओ को 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि डबल मिलेंगे। बीएलओ सुपरवाइजर्स के मेहनताना में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयरबस के A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम लगातार जारी है और ये जानकारी है कि 50% विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो चुके हैं। एयर इंडिया की तरफ से ये दावा किया गया है। एयर इंडिया के पास A320 फैमिली के 98 विमान हैं। इंडिगो के सभी विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम पूरा हो चुका है और इंडिगो के पास A320 फैमिली के 210 विमान हैं। बता दें कि सोलर रेडिएशन के चलते जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ ग्लिच आ रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा फैसला लिया गया था। और जो एयरबस A320 विमानों की जो संख्या है काफी ज्यादा एयर इंडिया के पास भी है, इंडिगो के पास भी है और ऐसे में ग्राउंड कर दिए गए थे ये विमान। लेकिन अब ये जानकारी एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से साझा की जा रही है कि जो अपग्रेडेशन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां की पीलीभीत में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में घुसती हुई चली गई और कार के अंदर एक युवक भी बैठा हुआ था जो इसे चला रहा था। कार जब तालाब के अंदर गई तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने युवक से शीशे बंद करवाए, लेकिन सवाल ये था कि युवक इस तालाब से बाहर कैसे निकलेगा। ये नजारा देखकर तालाब के चारों तरफ काफी भीड़ भी लग गई। कोई तालाब में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और इसी बीच देवदूत बनकर आया एक मछुआरा जो नाव से कार तक पहुंच गया। और मछुआरा जब तक कार के पास पहुंचता तब तक शिवम बेहोश हो चुका था। उसे कार से बाहर निकाला। ये एक बड़ी चुनौती थी मछुआरे के लिए। मछुआरे ने हिम्मत नहीं हारी और काफी मशक्कत के बाद शिवम को बाहर खींच लिया।
जैसे ही मछुआरे ने शिवम को कार से बाहर निकाला, ये कार पूरी तरीके से तालाब के अंदर डूब गई। यानी अगर कुछ ही सेकंड्स की देरी हो जाती तो शिवम को बचाना बेहद मुश्किल हो गया था। इसके बाद एक और राहगीर ने तालाब में छलांग लगा दी। दोनों ने शिवम को बेहोशी की हालत में तालाब से बाहर निकाला। ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवम की जान बच गई। जिस तालाब के पास ये कार अनियंत्रित होकर घुसी वो शहर के बीच में मौजूद है। हालात ऐसे हैं कि तालाब 3 तरफ से खुला हुआ है। आए दिन ये हादसों को दावत देता है। अबे लल्ला, इसे खींच। देखिए, काम पूरा ना करने पर स्कूल में बच्चों की पिटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपी के जौनपुर से एक ऐसा वीडियो आया है सामने जिसके बाद टीचर्स पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है वो? हाँ? क्यों नहीं आ रहा है? डेली में तोड़ूं? डेली तोड़ूं? डेली में तोड़ूं? बोलो। सामने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैडम बच्चों के गाल पर थप्पड़ बरसा रही थी। एक महीने पहले से, एक डेढ़ महीने पहले से तो चल रहा है ना? हाँ, टेस्ट चल रहा है पहले से ही। ये बताओ, टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? कभी आके कुछ बताओगे रंतिका? कुछ बताओगे? थक गए तुमसे। देखते हैं ना कल्याण के हमेशा एक होती है। हर वाले दिनों का यही रहता है, कल्याण कर लेंगे। बताओ, मुँह तक नहीं छूट के आएंगे। मैडम गुस्से से लाल थी और काम पूरा न करने पर बच्चों की पिटाई कर रही थी। अब देखिए, मैडम की मार से बच्चे घबरा गए थे, लेकिन मैडम को गुस्सा इतना तेज आया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। एक तरफ के बच्चों को पीटने के बाद मैडम दूसरी तरफ आई और फिर इनकी भी पिटाई शुरू कर दी। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जिसका टेस्ट तुम लोग बार बार दिए जा रहे थे 1 महीने से, वो क्यों नहीं आ रहा है? प्रेयर तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बताओ, क्यों नहीं आ रहा है? सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब घोल बना के पिलाएंगे? बोलो, घोल बना के पिलाएंगे? क्या करें? कैसे आए? बताओ, पढ़ना नहीं है? पढ़ना नहीं है? बताओ, पढ़ेगा नहीं? पढ़ना नहीं है? केवल तुम लोग को ऊपर दिखानी है हर चीज में, पढ़ना नहीं है? जी उब गया है। इसका मतलब ये लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैडम इस बात से गुस्से में थी कि कई बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा था। 1 महीने से एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तब भी ये हाल है, बच्चा एक क्वेश्चन नहीं बता रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं। अरे इतने बच्चे ऐसे हैं जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका मतलब इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है? एक नहीं बता। काम न करने पर पिटाई अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि इस पिटाई का वीडियो किसने बनाया? क्या ये वीडियो खुद टीचर नहीं बनवाया? क्योंकि वीडियो के आखिर में मैडम मोबाइल की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही हैं। सवाल ये भी है कि अगर वीडियो शूट किया गया तो उसे सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया? एक बड़ी खबर रतलाम से आपको बता दें, जहां पर स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्र के कूदने के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले 8वीं का छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लेकर चला गया था। ये खबर प्रिंसिपल को पहुंची तो उन्होंने छात्र को सस्पेंड कर दिया। छात्र प्रिंसिपल से माफी मांगता रहा, लेकिन वो नहीं पसीजी और अंत में परेशान छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी और अब प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि रतलाम से ये खबर सामने आई थी जब स्कूल का बच्चा स्कूल के अंदर मोबाइल फोन लेकर पहुंचा था। टीचर्स ने उसको डांटा, प्रिंसिपल ने भी उसको डांटते हुए सस्पेंड कर दिया और पेरेंट्स को बुलाने की बात कहती रही। बच्चे ने कई बार माफी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानी और उसके बाद डरे सहमे बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की और उसके बाद अब प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 14 साल का विशान कटारा स्केटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है। आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पर प्रदर्शन करने वाला था। पहले क्लास के शिक्षकों ने डांटा, फिर प्रिंसिपल ने सस्पेंड करने का हुक्म सुना दिया। इससे विशान डर गया और प्रिंसिपल से अगले 3 मिनट तक एक गलती के लिए करीब 40 बार उसने माफी मांगी। Sorry, ma'am. No, sorry, we don't want. Ma'am, please. And come here, no, you both coordinators. No, please call the parents and that manager also. Ma'am, sorry, ma'am, please. Ma'am, please. No. Ma'am, please, sorry. No, please. इसके बाद छात्र ने प्रिंसिपल के सामने कान पकड़ लिए। वो लगातार माफी मांगता रहा। I don't want your sorries at all. You just cry. You just get lost. Ma'am, please, sorry, ma'am. Ma'am, please. माफी मांगते मांगते छात्र टूट गया।
इसके बाद शायद डर या तनाव की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और तीसरी मंजिल से कूदकर उसने जान देने की कोशिश कर डाली। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। भेड़ियों ने इस बार एक मासूम को अपनाने वाला बनाया और जिसकी कल देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेकिन अब सवाल फिर से उठ रहे हैं उन दावों पर जिसने 4 भेड़ियों के एनकाउंटर की बात इसमें कही जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके खूंखार भेड़िए के आगे पूरा सिस्टम लाचार है। 6 साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। बीते शाम जब बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक खेत की तरफ से आए 2 भेड़ियों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भेड़िया बच्चे को जबड़े में दबोचकर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बन चुका ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। बच्चे की दोनों हथेलियां गायब थी और वो बेहोशी की हालत में खून से सना हुआ था। बच्चे को आनन फानन में लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। देखिए, आज तक आपने कई तरह के चोर देखे होंगे, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक चोर से हम मिलवाते हैं जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जा रही हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टॉर्च लेकर चोर दबे पांव शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। चोर ने टेबल की दराज खोली, दराज से चाबी निकाली और फिर चाबी से गल्ला खोला। शोरूम के गल्ले में 3,90,000 रुपए रखे हुए थे, लेकिन चोर ने सिर्फ 90,000 रुपए ही चोरी किए, बाकी के 3 लाख वहीं छोड़ दिए। 3,90,000 रुपए उसमें रखा हुआ था, लेकिन केवल 90,000 रुपए ही निकाल के ये वहाँ से गया। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट इस केस में रहा है। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम विजय कुमार है। ये 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इन 29 दिनों में अब तक अलग अलग राज्यों में 28 बीएलओस की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह एसआईआर प्रक्रिया के दबाव को बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने मलिहाबाद में बीएलओ रहे विजय कुमार के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और सरकार से भी ऐसा करने की अपील की। 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में वोट काटने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। वहीं बीजेपी कह रही कि अखिलेश यादव सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, तब से ही वो तरीके बदल बदल कर चुनाव आयोग के जरिए धांधली करवा रही है। तो एसआईआर प्रक्रिया में जुटे हुए बीएलओ सिर्फ प्रशासनिक दबाव ही नहीं झेल रहे, उनके सामने तरह तरह की चुनौतियां हैं। कहीं उन्हें धमकी दी जा रही है तो कहीं परेशान किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया, जहां आरोप लगा कि दबंग प्रधान कृष्णा यादव ने न सिर्फ फॉर्म फाड़ डाले, बल्कि महिला बीएलओ को धमकी भी दी। हालांकि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान दीपक यादव और उसके पिता कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अच्छा काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में करीब 50 बीएलओ को डीएम ने सम्मानित किया। इन सभी बीएलओ ने तय वक्त के अंदर ही अपना काम पूरा कर लिया। कुछ ऐसा ही सम्मान मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीएलओ स्नेहलता पटेल को मिला, जिन्होंने तय समय में ही अपने हिस्से के सभी फॉर्म को डिजिटाइज कर दिया। स्नेहलता पटेल को प्रशासन ने हवाई सफर का पुरस्कार दिया है। हैदराबाद के वजीराबाद इलाके से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। यहां पर एक दुकान में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में 2 करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में लगी आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भागने लगे। मौके पर पुलिस वालों और फायर फाइटर्स ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आ जाओ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आ जाओ। हैदराबाद के वजीराबाद इलाके में लगी आग तेजी से फैली, क्योंकि ये आग टायर की दुकान में लगी। दुकान के अंदर बाइक, स्कूटर के दूसरे ज्वलनशील सामान भी मौजूद थे। फोड़ो, 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 हल्लू मारो। दुकान के साथ ही इमारत में कुछ लोग अंदर भी थे, जिनकी सहायता के लिए शीशे तोड़े गए। भैया कौन है अंदर? कौन है अंदर? बाहर आ जाओ,
कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, नई सरकार के आने के बाद से बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन प्रशासन का संदेश साफ है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। नई सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर सड़कों पर उतर आया, जिसका एक बड़ा एक्शन बिहार के गयाजी में देखने को मिला। प्रशासन ने यह एक्शन गयाजी के केपी रोड पर किया। केपी रोड गयाजी शहर का सबसे प्रमुख मार्ग है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क के दोनों किनारों पर ही नहीं, बल्कि बीच डिवाइडर तक पर दुकान लगा दी गई थी, इसलिए बुलडोजर उतारना पड़ा। बिहार के अलग अलग शहरों में कई दिन से बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। विपक्ष इस एक्शन पर नीतीश सरकार को घेर रहा है और इसे गरीब, दलित, वंचित परिवारों पर अत्याचार बता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।